अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं अपनी बात बिल्कुल भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। ये आवाम का है सारी घर पे। कल कितने आए थे? कल भी इतने ही थे। टेस्ट दे दिया था, सही था, आसान था, सॉल्व हो गया, यानी फुल मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में फुल आएंगे, फिजिक्स में, बायो में शायद। चलो ये भी सही। बहरहाल आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, उसकी सिर्फ हम कुछ बेसिक पॉइंट से डिस्कस कर सकेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग कितना अच्छा ब्रेक लेकर आ रहे हैं। सही, नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी मैं कि कितना ब्रेक दे। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे मैंने कहा एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि हम इसे जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं वो कहलाती है थर्मो केमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आप जिन रिएक्शंस को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दीज रिएक्शंस आर नोन एज थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। और थर्मोकेमिकल रिएक्शंस उन्हें कहा जाता है जहां पर मटेरियल चेंज के साथ साथ एनर्जी चेंज भी नजर आए। हम जब एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एनर्जी की जिस फॉर्म को कंसीडर कर चुके हैं वो आपके पास एक ही है, और वो कौन सी है? हीट एनर्जी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि थर्मोकेमिस्ट्री में थर्मोकेमिकल रिएक्शंस किस बेसिस पर या किस टाइप ऑफ एनर्जी की बेसिस पर हमने डिस्टिंग्विश किया है, तो वो है हीट एनर्जी। लेकिन ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन दो तरह के हैं। एक कहलाता है एक्सोथर्मिक, और एक क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। फिर मैं आपको एक बात फिर से रिवाइज कर दूं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जहां पर मैटर चेंज के साथ साथ हीट चेंज भी नजर आए, ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। आप मुझे कहेंगे इनमें से जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस है क्या हर रिएक्शन थर्मोकेमिकल होगा? तो मैं आपसे कहूंगी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन भी थर्मोकेमिकल हो। बाज मर्तबा किसी में सिर्फ मटेरियल ही बन रहा होता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन है कि वहां एनर्जी चेंज ना हो। हम इसे एक एक करके पढ़ते हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर जो टाइप्स लिख रही हूँ दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हमसे अब आगे चलकर गलती ना हो। हम ये बात जानते हैं कि एक्सो का मतलब क्या है? हीट इवॉल्व, हीट एलिमिनेटेड, रिमूवल ऑफ हीट, फॉर्मेशन ऑफ हीट। चाहे किसी भी तरह से मैं आपसे बात करूं ना, तो कोई भी वर्ड हो, लेकिन इस बात को समझा दे अगर कि वहां से रिएक्शन होते हुए हीट इवॉल्व हुई है या कम्स आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, तो आप उन तमाम मायनों को किस में लेते हैं? एक्सोथर्मिक। सिमिलरली मैं आपसे कहूं बहुत आसान लफ्जों में, हीट एब्जॉर्ब। ऐसे रिएक्शन जिसमें आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि आप हीट क्या नहीं कर लेंगे? एब्जॉर्ब नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसे एंडोथर्मिक नहीं कहते। जिसे आपने कहा एक्सोथर्मिक, इसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, सिमिलरली फॉर द एंडोथर्मिक।
मेरा ख्याल है हमने लास्ट क्लास में स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर्स में ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्कस की थी। आज हम इसको कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। वो ये कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब बनता होगा, जब आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा। आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है और फिर प्रोडक्ट है और आपने इसे कहा H1 और आपने इसे क्या कहा, H2। आप में से कुछ बच्चे हीट के लिए सिंबल H समझते हैं, जबकि हम यहाँ पर H सिंबल एक और के लिए नाम कहते हैं और वो क्या कहलाता है, इंथैल्पी। थर्मोकेमिस्ट्री को बहुत बुरा लगता है कि आप वहां पर हीट को हीट ही कहें। वो कहते हैं नहीं, हीट को एक टर्म का नाम देते हैं एंड दैट इज नोन एज इंथैल्पी। और एंथैल्पी को अगर आप समझना चाहते हैं तो हम इसे ऐसे कहते हैं, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। क्या कहा मैंने, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। मैं जब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकालना चाहूंगी तो इसकी एग्जांपल मैं अक्सर इसी तरह आप लोगों को समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट 100 किलो जूल है और प्रोडक्ट आपके पास जो है वो 75 किलो जूल है। यानी आपके पास ये रहा H1 और ये रहा आपके पास H2। आप जब यहाँ पर H2 माइनस H1 करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब यहाँ डेल्टा H निकालेंगे विच इज H2 माइनस H1, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। यानी आपको नहीं पता कि रिएक्शन होते हुए आपने देखा ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं लगा कि हीट इवॉल्व हो रही है, वार्म सिचुएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको तो इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिलेगा और इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन आप कैसे उसे जस्टिफाई करेंगे, आप वहां से जस्टिफाई करेंगे अगर डेल्टा एच की वैल्यू कहाँ हो, नेगेटिव, -435, -95, -67। यानी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल आप जो बारबेक्यू में कोल को बर्न करते हैं उस वक्त जितनी हीट इवॉल्व होती है दैट इज 395 किलो जूल। सही, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अपनी रूटीन लाइफ में आपको पता हो कि आपने जब कोल को बर्न किया तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पर उस वक्त उसकी एंथैल्पी क्या है, 395। लेकिन इवॉल्व हो रही है इसका मतलब है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। यहां आते हैं, जिसे एक्सोथर्मिक समझ में आया वो मेरे इस पॉइंट को एंडोथर्मिक के लिए भी समझा सकता है। कोई बता सकता है कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए और प्लेसमेंट कैसे करना। रिएक्टेंट कहाँ है, डाउनवर्ड, और प्रोडक्ट कहाँ है, अपवर्ड। यानी मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि आपके पास रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना तो H1 और H2, इसका मतलब बहुत आसान है। मैं यहाँ पर ये जरूर कह सकती हूँ कि ये रिएक्टेंट था 50 किलो जूल और इसे बनाना था 100 किलो जूल का प्रोडक्ट। पॉसिबल ही नहीं, बना ही नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि ये इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट को बना सके। तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सही, और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, डेल्टा एच, जिसे मैंने कहा जो आपके पास है यहाँ H1, यहाँ क्या है H2, लेकिन ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो क्या है, डेल्टा एच। आप डेल्टा एच निकाल कर देख लें, आपको हमेशा इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी नजर आएगी, पॉजिटिव। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आपसे कहूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है तो आप कहेंगे वो एंडोथर्मिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं फ्रॉम द गैसियस एटम, आप कहते हैं दैट इज एंडोथर्मिक। मैं आपसे कहूँ अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बस वो एनर्जी थी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक्सेस एनर्जी को इवॉल्व कर देता है। कहानी सिर्फ यहाँ नहीं खत्म हो जाएगी कि एक्सो है और एंडो है। ये कहानी हमारे पास तमामतर रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है कि हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन एंडोथर्मिक था और कौन एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल हम एवोप्रेशन पढ़ के बैठे, आपसे पूछे गया एवोप्रेशन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक, तो आप कहेंगे
शायद कुछ बच्चे फौरन ये कहें कि एवोप्रेशन तो कूलिंग इफेक्ट था और कूलिंग इफेक्ट एंडो में आता है और हीटिंग इफेक्ट किस में आता है, एक्सो में। तो आपने शायद इस तरह से भी बात कर ली। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि मिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए रूम टेम्परेचर तो चाहिए ना। रूम टेम्परेचर का मतलब हीट तो चाहिए ना, तो इसका मतलब है हीट चाहिए, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्म। सही है। इस तरह की बातों को आपने क्या करना है, इवेलुएट करना है अपने कॉमन रूटीन एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स। सही है, आपसे कहा जाए कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स को पहचाने, तो आप कहेंगे कुकिंग है, बर्निंग है। बर्निंग है इसका मतलब है जहां कहीं पर भी बर्निंग है दैट इज कंबशन, और जहां कहीं पर भी कंबशन है इसका मतलब है वो कौन सी कैटेगरी में है, एक्सोथर्म। सही है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीजिंग। मैं आपसे कहूं फ्रीजिंग के बारे में क्या ख्याल है, यानी मैं किसी सब्सटेंस को, लिक्विड को फ्रीज करवाए। सही है, तो आप कहेंगे बस फ्रीजिंग है यानी एक कूलिंग इफेक्ट है और वहां पर लिक्विड अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। और एनर्जी लूज करने का मतलब वो तो सॉलिड में जाना चाहता है, ऐसा ही है ना। जब वो सॉलिड में जा रहा है तो कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग इफेक्ट है इसका मतलब है वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सो या एंडो। पक्की बात है, एंडो। सोच के बताए, एंडो। फ्रीजिंग कैसा प्रोसेस होगा, एंडो। कैसे, हीट, चलो मैंने इस बात को यहाँ लॉक किया, इसका ऑपोजिट पर मैंने वाटर को हीट करना शुरू किया, इसे मैंने ऐसे कह दिया बॉइलिंग ऑफ वाटर। कौन सी कैटेगरी में रखोगे, एक्सो में या एंडो में, एक्सो। कैसे, क्योंकि जब आप बॉइलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हीट क्या हो रही है, लिबरेट, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब है वो क्या है, बॉइलिंग, और वो क्या है, एक्सोथर्म। सही है। फिर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा चलो फ्रीजिंग की बात करते हैं, तो फ्रीजिंग में आपको ये बात याद रखते हैं मॉलिक्यूल्स की नेचर किस से कहां पर जा रही है, क्या वो एक जगह पर स्टैटिक है, लेकिन हम मॉलिक्यूल्स को पहले ब्रेक कर रहे हैं और फिर सॉलिड में लेकर जा रहे हैं। तो हमें इस तरह के प्रोसेसेस को इवेलुएट करना। सही है, जो अभी मैंने फौरन तो नहीं बताना है आपसे, थोड़ी थोड़ी करके एग्जाम्पल लेना है। जैसे मैंने एवोप्रेशन को आपके सामने क्लियर किया, अभी मैंने बॉइलिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड बात की, मैंने फ्रीजिंग पर ज्यादा बात नहीं की। चलो आप लोग बता दूं, फोटोसिंथेसिस तो जानते हो ना, किस कैटेगरी में प्लेस करोगे, आपकी पूरी बायो इस पर डिपेंड कर रही है, आप पता नहीं जमानों से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आप उसको एक्सोथर्मिक देखते हो, वो हीट इवॉल्व करता है या हीट लिबरेट करता है। अच्छा फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, फूड मटेरियल बन रहा है ना, और फूड मटेरियल बनने का मतलब आपके पास क्या हो रहा है कि हीट क्या होगी, लिबरेट या फिर क्या होगी, एब्जॉर्ब। उसमें से आपको खुद डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द ह्यूमन बीइंग यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना उसमें, तभी तो वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्म। इस तरह से पता नहीं कितने ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको ये कैटेगरी बनानी है कि एक्सो क्या है और एंडो क्या। अभी तो हम सिर्फ इनिशियल स्टेप पर है ना, तो मैंने सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए ऐसी रैंडम एग्जांपल्स दी हैं कि आप खुद भी सोचें, और आप अचानक से कोई रिएक्शन करवाते हैं या आप कोई रिएक्शन देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि वो एक्सोथर्मिक था या फिर एंडोथर्मिक। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस reactants are much more energetic than product। बहुत आसान बात, इसे ना मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, एंथैल्पी या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट is greater than change in enthalpy of product। यानी रिएक्टेंट्स एनर्जेटिक है और प्रोडक्ट एनर्जेटिक नहीं। यही बात जब आप एंडोथर्मिक में लेकर आते हैं तो आप कहते हैं, क्या कहते हैं भाई,
बहुत आसान बात कहकर बता दीजिए। Products are much more energetic as compared to the जिसका मतलब है मैं इसे यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स में लिखती हूँ। Change in enthalpy of the product is greater than change in enthalpy of the reactant. कोई जल्दबाजी में ये लिखना भूल गया चेंज, हम तब भी बात समझ जाते हैं क्योंकि इसका मतलब है बच्चे को ये आइडिया है कि प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और रिएक्टेंट कम। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का आपस में क्या लिंक निकलता है। लेकिन इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी है, मैं आपको बता दूं। जितने भी कंबशन रिएक्शंस होंगे या जितने भी बर्निंग रिएक्शंस हों, दे ऑल आर एक्सोथर्मिक। और जितने भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो, कोई बताएगा डीकॉम्पोजिशन? आवाज नहीं है। यानी जब भी आप किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, लाइमस्टोन को हीट कर दिया, पोटेशियम क्लोरेट को हीट कर दिया, ग्लूकोज को हीट कर दिया, शुगर को हीट कर दिया, आप जब भी किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं इसका मतलब है दे ऑल आर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों ने एक ऑर्गेनिक में रिएक्शन बहुत पढ़ा है, C2H4 इथीन में आप हाइड्रोजन को ऐड करवाएं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। कोई बताएगा आप इसको किस कैटेगरी में लेके जाने वाले हो, एक्सोथर्मिक में या एंडोथर्मिक में? किसी को कंडीशन याद है? क्या लिखते थे? निकेल या तो प्लैटिनम या फिर प्लेट। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया किसने? कैटलिस्ट। लेकिन अगर आप निकेल लिखते थे तो आप उसके साथ क्या बनाते हैं? डेल्टा। जहां पर डेल्टा साइन आ गया इसका मतलब है हीट रिक्वायर्ड। जहां हीट रिक्वायर्ड इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। सही। अब जब आप यहाँ तक बात कर लें, 2 मिनट है नोट डाउन करने के लिए, पिक्चर लेने के लिए, जो भी करना है करें। मैं फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ जल्दी से।
बिल्कुल और उसमें बस प्रॉब्लम ये है। हाँ भाई डन। चले अब जरा मुझे बताइए कि क्या हमने कभी एक कॉन्सेप्ट देखा या पढ़ा या सुना कि जहां कहीं पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? एंडोथर्म। ऐसा ही है ना? और जहां पर बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, वो हमेशा क्या होता है? एक्सोथर्म। सही है, ये बात आपको याद रखनी, नहीं पता थी तो आज के बाद से याद है। अब आप जब कोई रिएक्शन देखते हैं ना और ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक, वो इतनी आसानी से नहीं होता। वो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखे जाते हैं, कितने टूटे हैं, कितने बन रहे हैं, फिर उनका ओवरऑल निकाला जाता है, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखा जाता है। आपके यहाँ यानी सिंध बोर्ड में हमारे पास ऐसी या किसी और बोर्ड में हमारे यहाँ ऐसी कोई कैलकुलेशन है नहीं। ये आती है ओ लेवल से या ए लेवल्स की कहानी से आती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग में कैलकुलेशन कीजिए और बताइए रिएक्शन क्या होगा। तो एक कैलकुलेशन है लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स पर। हम यहाँ आपको समराइज करके क्या लॉजिक सिखाकर भेजते हैं, जहां कहीं पर भी बॉन्ड ब्रेक होता हुआ नजर आए आप उस रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर लें कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ थर्मोकेमिकली कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, एंडोथर्म। जैसे कि मैं आपके सामने चले एक एग्जाम्पल दे, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है और आप लोग मुझे बताते जाएंगे कि इसमें से कौन एंडो हो सकता है और कौन एक्सो। मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन किया और हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। सही है। फिर मैंने यहाँ पर C2H4 और मैंने यहाँ हाइड्रोजन ऐड करवाई, गौर से सुनना आप मेरी बात को। और मैंने जब हाइड्रोजन ऐड करवाई तो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? C2H6। मैं आपसे कहूं बेटा अब यहाँ पे क्या होगा तो आप कहेंगे मिस हाइड्रोजन ने जाकर दो नए बॉन्ड्स बनाए, ऐसा ही है, एम आई राइट? अब हाइड्रोजन जब जाकर दो नए बॉन्ड्स बना रहा है तो आपकी लॉजिक ही कह रही है कि कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए? एक्सोथर्म। सही है। मैं आपसे कहूं कि मैंने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है और इस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में मुझे यहाँ पर मिल रहा है सिंपल 2H2 प्लस O2 और मैं आपसे कहूँ बताओ ये कौन सी कैटेगरी में जा सकता है? तो अब आप क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। क्यों? जहां पर कोई चीज ब्रेक होगी वो एंडोथर्मिक है और जहां पर कोई चीज फॉर्म होगी वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। आपको इस तरह रिएक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सही। मैं अब आपसे सवाल दोबारा पूछूंगी, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा? ग्लूकोज। क्या कोई और साइड प्रोडक्ट भी बन रही है? क्या है? इसका मतलब है कि आपने कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करके और एक नया मॉलिक्यूल जनरेट किया है। और नया मॉलिक्यूल जनरेट किया है इसका मतलब है बॉन्ड क्या हुए हैं? बने हैं। जहां पर बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्म। सही है। इस तरह की बातों से प्रिडिक्ट करना सीखिए। ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ एक्सो और एंडो के एमसीक्यूज दे दूं ना तो आराम से 40 से 45 एमसीक्यूज एक वर्कशीट में आते हैं इसको पूछने के लिए। इतने रैंडम तरीके हैं इसको पूछने के कि बताओ ये एक्सो है, बताओ ये एंडो है। बस जहां पर हीट की रिक्वायरमेंट है उसे ऑब्जर्व करो और जहां पर हीट इवॉल्व हो रही है उसे ऑब्जर्व करो। और उसका सबसे आसान काम क्या है? जहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो एंडोथर्मिक और जहां बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो क्या है? एक्सोथर्मिक। और आपके यहाँ सबसे आसान बात पूछी जाती है, डेल्टा एच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये जो डायग्राम में मैंने लिखा है ना, डेल्टा एच का क्या पूछा जाता है? डिफरेंस। सोचो जरा,
मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर एक क्वेश्चन बनाऊं, enthalpy of reactant is plus 161 joules per mole. Enthalpy of product is minus 277 joule per mole. मैंने आपसे कहा प्रेडिक्ट कर दीजिए, क्या प्रेडिक्ट करना है? मैं आपसे कहूँ प्रेडिक्ट कीजिए यहाँ पर कि ये एक्सो है या फिर क्या है, एंड। सही है। अभी हमने क्या सीखा था? रिएक्टेंट है H1 और रिएक्ट प्रोडक्ट क्या था? H2। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा H निकालूं तो क्या बनेगा? H2 माइनस H1। किसी को याद हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप ऐसे भी निकाल सकते, आपकी अपनी आसानी है। मैं अब आपके सामने यहाँ पर लिखना शुरू करूं तो आपके पास प्रोडक्ट कितना है? -277, माइनस फॉर्मूला का मौजूद था, और रिएक्टेंट कितना है? +161। आंसर आप लोग पहुंच सकते हैं मुझे लगता है। बताओ आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस में या प्लस में? प्लस माइनस माइनस, -161 एंड -277 को ऐड भी कर लें तो आंसर किस में आएगा? माइनस। इसका मतलब है डेल्टा H आपके पास माइनस में है, ये रिएक्शन किस कैटेगरी में जाएगा? एक्सोथर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह प्रेडिक्ट करते हैं, कब? जब न्यूमेरिकल बेस पर आता है, वरना प्रोसेसेस से पूछा जाता है, वरना बॉन्ड ब्रेकिंग से या बॉन्ड मेकिंग से पूछा जाता है कि आपके पास एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। किसी को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली बात में प्रॉब्लम है तो प्लीज रेज योर हैंड और मुझसे ये बात पूछ लें। मैं एक बार फिर से इसे समझाने के लिए तैयार हूँ। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आए? सिंपल किया है हमने। क्या किया है? किसी को डायग्राम में प्लेस करना है ना, डायग्राम में प्लेस करके देख लो। आपके पास रिएक्टेंट कितना है? आपने लिखा। आपके पास प्रोडक्ट कितना है? आपने लिखा। और आपने इन दोनों का क्या लिया? डिफरेंस, दैट इज डेल्टा H इक्वल्स टू H2 माइनस H1। फिर जो आंसर आता है आप वहां से निकाल सकते हैं कि ये ओवरऑल रिएक्शन होने के बाद एक्सोथर्मिक रहा या फिर एंडोथर्मिक। इसको और भी अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। पता है, अगर दोनों वैल्यूज प्लस में है तो इसका मतलब है हो सकता है ग्रेटर वैल्यू हो कोई एक आध, और हो सकता है आंसर प्लस भी हो और माइनस, क्योंकि मुझे नहीं पता दोनों प्लस में से किसकी कैटेगरी ज्यादा है, रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट। तो आप सिर्फ बोल कर नहीं बता सकते। इस सिचुएशन में जब तक आप लिखेंगे नहीं या जब तक आप अपने दिमाग में लेकर नहीं जाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए जरा लिखें एक सवाल, कॉपी तो बाद में करेंगे। इन अ रिएक्शन sum of SUN, enthalpy of all reactant, enthalpy of all reactants is +250